आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी को। और पहले मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाला था, लेकिन फिर इन्हें कंबाइन कर दिया। तो वीडियो के अंदर अगर पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई बात आए तो समझ जाना, और सुबह समझ में आई होगी। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो स्टोरी बिगिंस और हम देखते हैं तांजिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में है और वो बस नीचे गिरा जा रहा है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि अगर वो डायरेक्टली नीचे गिरा तो वो मर सकता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ सोचने लगता है, लेकिन उस पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। पर एन वक्त पर ग्यू तांजिरो को बचा लेता है और उसे एक सेफ प्लेस पर फेंक देता है। अब तांजिरो लैंड किया ही था कि उसके पीछे एक डीमन स्पॉन होता है, मगर वो उसे आसानी से मार देता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके पीछे बहुत से और डीमंस भी स्पॉन होते हैं, जिन्हें देखते ही ग्यू और तांजिरो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करके उन्हें खत्म करते हैं। इसी के ठीक बाद हम देखते हैं ओबनाई और मित्सुरी को। अब मैं बताता चलूं कि ये सारी फाइट्स और सीन्स पैरेलल चल रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पर चल रहे हैं, बस हमें सीन वाइज दिखाया जा रहा है। और ये सारे हशीरात इन्फिनिटी कैसल में अलग अलग स्पॉन हुए हैं, कुछ साथ साथ और कुछ अकेले। नोब से बात समझ आई होगी। खैर ओबनाई और मित्सुरी भी सेम कंडीशन में थे और इन पर भी बहुत से डीमंस अटैक कर चुके थे। लेकिन ओबनाई अपनी स्नेक ब्रीदिंग का यूज करता है और इन डीमंस को मारता है। ठीक तभी हम देखते हैं ग्यूमी और मुइचिरो को, जो कि अपने मास्टर की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि ओयाकाता उनके लिए एक फादर की तरह था और वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो मुजान को ढूंढें और कब वो उसे मार पाए। फिर से सीन बदलता है और हम सानेमी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल स्टिल बैठा था, क्योंकि उसे इस बात का गम खाया जा रहा था कि वो अपने मास्टर को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी उस पर एक डीमन अटैक करता है, जिसे वो सिंगल हैंडेडली टुकड़ों में काट देता है। पर तभी और डीमंस आते हैं जिनके लिए सानेमी तैयार था। और तभी हम इनोस्के को देखते हैं, जिसके साथ भी सेम चीज चल रही थी और गेन्या भी सेम कंडीशन में था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है ज़ेनित्सु पर, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस था और वो किसी को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हमारी क्यूट शिरा शिनोबु पर, जो कि ब्लड स्मेल करती है। और वो जैसे ही पास वाले रूम को ओपन करती है तो सामने बैठा था डोमा, अपर मून 2, जिसके पास बहुत सी लाशें भी पड़ी थी। डोमा को देखते ही शिनोबु को अपनी सिस्टर कनाए के लास्ट मोमेंट याद आते हैं, जहाँ पर शिनोबु ने कनाए से उस डीमन का हुलिया पूछा था जिसने कनाए का ये हाल किया था। और डोमा को देखते ही शिनोबु समझ जाती है कि ये वही डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा था। लेकिन तभी डोमा के पास पड़ी बॉडीज में से एक लड़की जिंदा थी, जो कि शिनोबु से मदद मांगती है। लेकिन डोमा उसे चुप कराता है, पर शिनोबु विद इन अ सेकंड उसे डोमा के पास से उठाकर कुछ दूर ले जाती है, जिसे देखकर डोमा भी थोड़ा इम्प्रेस होता है, क्योंकि शिनोबु ने काफी फास्ट मूव किया था। लेकिन अगले ही सेकंड शिनोबु के हाथ में ही उस लड़की के टुकड़े हो जाते हैं। और तभी डोमा कहता है कि मैं तो बस अपने साथ साथ सबको खुश रखना चाहता हूँ, जिस पर शिनोबु से करीकोडी सुनाती है कि तुम क्या खुश रखोगे, अभी वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी और तुमने उसे मार दिया। जिस पर डोमा कहता है कि अब उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है और ना ही वो तड़प रही है, तो टेंशन की क्या बात। अब डोमा की ये बकवास सुनने के बाद उसे अपना क्लोक दिखाती है और बताती है कि उसी लड़की का है जिसे तुमने मारा था। और तभी डोमा को कनाए याद आती है और तभी वो शिनोबु को बताता है कि वो तो उसे सारा खाना चाहता था, लेकिन सनराइज की वजह से उसे वहां से जाना पड़ा। अब ये बात सुनते ही शिनोबु डोमा पर एक अटैक करती है, जिसे डोमा नहीं रोक पाता और स्वॉर्ड उसकी आंख से आर पार हो जाती है। लेकिन तभी डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो हवा को इतना ठंडा कर देता है कि इससे किसी भी नॉर्मल आदमी के लंग्स श्रेड हो सकते थे। लेकिन तभी डोमा रिजनरेट करता है और वो शिनोबु का मजाक बनाते हुए कहता है कि उसे अगली दफा गर्दन के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी डोमा को कुछ होने लगता है, जिसकी वजह शिनोबु की स्वॉर्ड पर लगा पॉइजन था। अब इस पॉइजन की वजह से डोमा खून की उल्टियां करने लगता है, जिसकी वजह से शिनोबु को थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन वो उस पॉइजन को जल्दी डिकम्पोज भी कर लेता है। लेकिन तभी हम डोमा की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डोमा की रेनबो कलर्ड आईज और व्हाइट हेयर्स की वजह से उसके पेरेंट्स उसे किसी टाइप का गॉड या फिर चाइल्ड ऑफ गॉड समझते थे। और वहाँ के लोग तो डोमा के पास आकर उससे मदद मांगते थे कि डोमा उनको पैराडाइज की तरफ गाइड करे। और ये सब तब होता था जब डोमा खुद इकलौता बच्चा था। लेकिन अनलाइक अदर्स, डोमा जानता था कि ये सब कुछ स्टूपिडिटी है। लेकिन तभी मेन स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि अब तक शिनोबु डोमा पर 5 अटैक कर चुकी थी, लेकिन कोई भी काम नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर हो क्या रहा था कि डोमा ने अपने डीमन आर्ट का यूज करके हवा को इतना ठंडा कर दिया था कि अगर शिनोबु ज्यादा देर तक सांस लेती है
है तो उसके लंग्स खत्म हो सकते थे। इसकी वजह से शिनोबू का स्टेमिना भी कम हो रहा था। अब इसी हालत में शिनोबू एक प्लान बनाती है कि वो डोमा पर बहुत से अटैक कर करके उसमें जहर इंजेक्ट कर देगी और उसे वीक करेगी, और तभी वो डोमा पर अटैक भी करती है जो कि डोमा को हिट भी करता है, जिससे डोमा इम्प्रेस भी होता है। लेकिन जब हम शिनोबू को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी पर भी बहुत से कट्स लग चुके थे। तभी डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाने लगता है कि अगर वो पॉइजन अटैक की जगह उसके हेड के लिए एम करती तो वो उसका सर काट सकती थी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि शिनोबू की हाइट ही बहुत ज्यादा छोटी थी। और ये बात सुनकर तो शिनोबू भी रिग्रेट करने लगती है कि उसके पास बड़ी हाइट क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर उसके पास बड़ी हाइट होती तो वो अभी तक अपनी बहन का बदला ले सकती थी और डोमा को मार सकती थी। अब इस पॉइंट पर शिनोबू अपनी सारी हिम्मत हार चुकी थी, और तभी उसे अपनी बहन कनाए नजर आती है जो कि उसे थोड़ा मोटिवेट करती है और उसे ये कहती है कि उसे ये करना ही होगा, उसे डोमा को हराना ही होगा क्योंकि उसने अपनी बहन से इस बात का वादा किया था। और तभी शिनोबू खड़ी होने लगती है, जिसे देखकर डोमा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि एट द मोमेंट शिनोबू की कॉलर बोन, लंग्स एंड रिब्स स्मैश थे और शिनोबू की बॉडी का सारा खून उसके लंग्स में जा रहा था, जिसकी वजह से वो एक अनबिलीवेबल पेन में हो सकती थी। अब इस पॉइंट पर डोमा उससे कहता है कि तुम गिव अप कर दो, तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। लेकिन इस हालत में होने के बाद भी शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करती है और अपनी सारी जान लगाकर डोमा पर अटैक करती है। शिनोबू के इस अटैक में इतनी ज्यादा फोर्स थी कि वो जिस ब्रिज पर थी वो लिटरली उसकी मूवमेंट की वजह से टूट जाता है, और उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि उसे डोमा रीड नहीं कर पाता है, और तभी शिनोबू की स्वॉर्ड सीधा डोमा के गले में। और इसी टाइम पर हमें शिनोबू के पास के बारे में पता चलता है कि उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और आई थिंक उसकी एक बहन को डीमंस ने मार दिया था, लेकिन तभी उनको ग्यूमी ने वहां पर आकर बचाया था। और इसी बात से इंस्पायर होकर शिनोबू और कनाए भी डिसाइड करती हैं कि वो भी डीमन स्लेयर बनेंगी और जो कुछ उनके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होने देंगी। पर तभी मेन स्टोरी कंटिन्यू होती है और हमें पता चलता है कि डोमा पर उस अटैक का कोई असर नहीं हुआ, और तभी डोमा शिनोबू को हक करता है उसे कंज्यूम करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है जो कि ये सब देखने के बाद डोमा पर अटैक करती है, लेकिन डोमा बच जाता है, और तभी डोमा कनाओ की आंखों के सामने शिनोबू को फुली कंज्यूम कर लेता है। नाउ एट दिस वेरी मोमेंट सीन चेंज होता है, मतलब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू को जो कि कैसल में भाग रहे थे, और वो कैसल बार बार इन्हें सेपरेट करना चाहती थी। वो ऐसे मूव कर रही थी जैसे कि वो अलाइव हो, लेकिन तभी इनके पास एक कौवा आता है जो कि इन्हें बताता है कि कोचो शिनोबू मर चुकी है, वो अपर मून 2 के साथ लड़ते लड़ते मारी गई। अब सिंस ये इवेंट्स पैरेलल चल रहे हैं तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ आई होगी कि अभी क्या हुआ है। अब ये खबर सुनने के बाद ग्यू और तांजीरो दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ेनित्सु को जो कि जिसे ढूंढ रहा था अब वो उसके सामने खड़ा था, और वो और कोई नहीं बल्कि काइगाकू था। अब काइगाकू ज़ेनित्सु का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी फर्स्ट फॉर्म में जानते हो, क्या तुम अभी भी उतने ही वीक हो। लेकिन ज़ेनित्सु भी उसे जवाब देता है और उसे कहता है कि तुम भी सबसे लोअर रैंक के अपर मून की रिप्लेसमेंट हो, तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते हो। अब जिन लोगों को बैक स्टोरी का नहीं पता उन्हें मैं बताता चलूं कि काइगाकू और ज़ेनित्सु सीनियर और जूनियर थे। मतलब काइगाकू पहले एक ह्यूमन था लेकिन फिर वो डीमन बन गया, जिसकी वजह से इनके जो टीचर थे उन्हें बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि उनका एक स्टूडेंट ही डीमन बन गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पेट में छुरा घोंप दिया। अब यूजुअली तो उनके पास एक आदमी होना चाहिए था जो कि उनका सर काटता ताकि उन्हें एक इंस्टेंट डेथ मिल सकती, लेकिन जिन उनके पास कोई भी नहीं था तो तड़प तड़प के मरे थे, और इसी वजह से ज़ेनित्सु इतना सीरियस था। लेकिन काइगाकू को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो खुश था कि बुढ़ा मर गया, और वो उनके टीचर की बुराई भी करता है। और तभी काइगाकू उस पर अटैक कर देता है, तो ज़ेनित्सु भी एट द सेम टाइम अटैक करता है, और वो इतना फास्ट था कि काइगाकू से पहले वो काइगाकू पर एक ब्लो हिट करता है। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर काइगाकू डीमन कैसे बना। तो काइगाकू का सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से, जिसे देखते ही काइगाकू घुटने टेक देता है और रहम की भीख मांगने लगता है, जिस पर कोकोशिबो उसे अपना ब्लड पीने के लिए देता है, जिसके बाद काइगाकू एक डीमन बनता है। लेकिन तभी स्टोरी वापस से कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि काइगाकू अपनी थंडर ब्रीदिंग की सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म से ज़ेनित्सु पर मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और कैसल से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी ज़ेनित्सु अपनी थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म से काइगाकू पर अटैक करता है और उसका सर धड़ से अलग करता है।
अब डीमन का सर कटने के बाद उसे वैनिश होने में जो टाइम लगता है उसी बचे टाइम में काइगाकू हैरान था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अभी अभी ज़ेनात्सु ने कौन सी फॉर्म यूज की थी, क्योंकि थंडर ब्रीदिंग की तो सिर्फ 6 फॉर्म्स होती हैं। और वो कहता है कि तुम उस बूढ़े के शुरू से फेवरेट थे, उसने तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जो उसने मुझे कभी भी नहीं सिखाया। जिस पर ज़ेनात्सु बोलता है कि वो ऐसे नहीं थे, ये मेरी फॉर्म है जो कि मैंने बनाई है और मैं इसका यूज करके तुमसे लड़ना चाहता था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ज़ेनात्सु को, जो कि अपनी इमेजिनेशन में अपने उन्हीं टीचर से मिलता है जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। अब ज़ेनात्सु यहाँ पर अपने टीचर से माफी मांगने लगता है कि अगर ज़ेनात्सु काइगाकू के आसपास होता तो उसे डीमन नहीं बनने देता और इनके टीचर अपनी जान नहीं लेते। लेकिन तभी टीचर बोलते हैं और ज़ेनात्सु को समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तांजिरो और ग्यू को, जो कि कैसल में डीमन की तलाश में भाग रहे थे और उनका सामना अभी तक किसी भी अपर मून से नहीं हुआ था। लेकिन तभी तांजिरो को एक तेज खतरे की स्मेल आने लगती है और तभी वहाँ पर आता है अकाजा अपर मून 3। और आने के बाद ही अकाजा तांजिरो से कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ, तुम इतने वीक होने के बाद भी अभी तक जिंदा हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेडी तमायो को, जो कि आई थिंक किसी चीज में अब्जॉर्ब हो रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि तमायो ने जो डीमन को ह्यूमन में बदलने वाली मेडिसिन मुजान को दी थी, उसे मुजान आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व कर रहा था और तमायो भी आहिस्ता आहिस्ता अब्सॉर्ब हो रही थी। सो शी वाज जस्ट होपिंग कि कोई आए और आकर सब कुछ ठीक करे। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं नेजुको को, जो कि आई थिंक तांजिरो के पुराने टीचर के पास थी। अब सिंस मुझे डीमन स्लेयर देखे वो टाइम हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में मेरी गलतियों को ठीक करते रहना। अपनी स्टोरी पर वापस आए तो हमें पता चलता है कि तमायो ने तांजिरो के टीचर को भी वही डीमन को ह्यूमन में बदलने वाली मेडिसिन भिजवाई थी, जो कि वो ऑलरेडी नेजुको को खिला चुके थे। और सिंस मुजान का सारा प्लान ही नेजुको को कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर उसने नेजुको को कंज्यूम कर लिया तो वो सन में भी चल पाएगा और फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर ये लोग नेजुको को ह्यूमन बना देते हैं तो मुजान का सारा प्लान फेल हो जाएगा और हमारे हाशिराज के पास अभी भी मुजान को हराने के चांसेस होंगे। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं अकाजा और तांजिरो को। अब अकाजा तांजिरो पर एक अटैक करता है, लेकिन तांजिरो उसे डोज करने के साथ साथ अकाजा का एक बाजू भी काट देता है। लेकिन अकाजा की रीजनरेशन स्पीड इतनी तेज थी कि एक ही सेकंड में उसका बाजू रीजनरेट भी करता है और वो तांजिरो पर अटैक भी करता है। लेकिन तांजिरो अकाजा का ये अटैक भी डोज करता है और उसके फेस पे एक कट भी लगा देता है। और ये चीज देखने के बाद ग्यू बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो समझ जाता है कि तांजिरो इस वक्त हाशिरा लेवल पर पहुंच गया है। और तभी ही ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज करते हुए अकाजा पर अटैक करता है, लेकिन अकाजा उसे डोज करता है। पर तभी तांजिरो अकाजा पर अटैक करता है, लेकिन अकाजा एकदम से डिसअपीयर होकर तांजिरो के पीछे आता है और वो तांजिरो को मारने ही वाला था कि ग्यू उसका बाजू काट देता है। और तांजिरो अकाजा के पैर के लिए जाता है, लेकिन अकाजा उसे किक मारता है, लेकिन ग्यू फिर से फाइट ज्वाइन करता है। और अब इस पॉइंट पर अकाजा ग्यू की स्किल से थोड़ा इम्प्रेस होता है और वो ग्यू से उसका नाम पूछता है, लेकिन ग्यू उसे बताने से इनकार कर देता है। पर तभी अकाजा उसे अपने डिस्ट्रक्टिव किक मारता है, जिससे ग्यू दूर जाकर गिरता है। और अब कुछ देर के लिए तांजिरो को अकेले अकाजा का सामना करना था। अब अकाजा तभी ही तांजिरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजिरो वाटर ब्रीदिंग का यूज करके डोज करता है। और इस पॉइंट पे अकाजा तांजिरो के मूव से इम्प्रेस होता है और वो उसकी तारीफ करता है। लेकिन तभी अकाजा रेनगोकू के बारे में बुरा बोलने लगता है, जिससे तांजिरो को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी अकाजा कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो यार, मैं सिर्फ वीक लोगों से नफरत करता हूँ और नेचुरली भी वीक लोग ही मरते हैं। लेकिन तांजिरो उससे कहता है कि नेचुरली जो स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें वीक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और फिर जो वीक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और दूसरे वीक लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट पे अकाजा और तांजिरो के दरमियान टक्कर का मुकाबला चल रहा था। लेकिन तभी तांजिरो नोटिस करता है कि अगर वो किसी तरह अकाजा की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट भी कर लेता है, तब भी अकाजा इतना फास्ट था कि तांजिरो उसके अटैक से पूरी तरह नहीं बच पा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे अकाजा के अटैक्स उसके वाइटल पॉइंट्स की तरफ मैग्नेट्स की तरह अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब बताता चलो कि तांजिरो ये सब लड़ते लड़ते सोच रहा था और इनकी लड़ाई में एक ऐसा पॉइंट आता है जब अकाजा तांजिरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं है। तांजिरो उसे अपना सर मारता है, लेकिन अकाजा इस पॉइंट पर बस तांजिरो के साथ खेल रहा था। पर तभी एंट्री होती है ग्यू की, जो कि अकाजा का हाथ काट देता है और अब ग्यू बहुत गुस्से में लग रहा था और इस पॉइंट पर ग्यू अपना मार्क अनलॉक कर चुका था। लेकिन तभी ग्यू अकाजा पर एक अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा तेज था और अकाजा उसे डोज नहीं कर पाता है। लेकिन अकाजा फौरन से ग्यू की स्पीड मैच कर लेता है और दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने लगता है। अब इस पॉइंट पर अगर इनकी फाइट ज्यादा लंबी चलती है तो यही हारेंगे, क्योंकि डीमंस का स्टेमिना कभी खत्म नहीं होता। पर
तभी तांजिरो सोचने लगता है कि आखिर कैसे अकाजा के अटैक्स इतने एक्यूरेट हैं, और अगर वो उसके पीछे से या फिर उसके ब्लाइंड स्पॉट से भी उस पर अटैक करते हैं तो आखिर अकाजा किस तरह उन्हें डोज कर दे रहा है। लेकिन तभी तांजिरो को याद आता है कि जब उसे इनोस्के ने बताया था कि उसके पास ऐसी सेंसेस हैं कि अगर कोई उसके पीछे से भी उस पर अटैक करता है तो उसकी बॉडी उसे साइन देती है। अब तुम इसे काइंड ऑफ स्पाइडर सेंस समझ सकते हो, पर अगर इसके ऑपोजिट किया जाए, यानी अगर हम अपने एनिमी पर अटैक का सोचे बिना उस पर अटैक करते हैं तो उसके सेंसेस काम नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेट में एक पावरफुल और ब्रूटल अटैक करना भी मुश्किल हो सकता है। अब इस पॉइंट पर तांजिरो समझ चुका था कि अकाजा किसी टाइप की फाइटिंग कंपास का यूज कर रहा है और उसे बस इसी कंपास में इंटरफेयर करने का रास्ता ढूंढना था। लेकिन तभी तांजिरो को अपने फादर की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जहां उन्होंने तांजिरो को बताया था कि जब आप करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स और मूव्स का यूज करके मिनिमम मूवमेंट्स में अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज करते हैं तो स्लोली आपका दिमाग इनविजिबल हो जाता है, और एक बार आपका दिमाग इनविजिबल हो जाए तो आप सी थ्रू वर्ल्ड को देखना शुरू हो जाते हो। लेकिन उस वक्त आपकी बॉडी अपनी लिमिट पर होती है। तांजिरो के फादर ने उसे ये करके भी दिखाया था जब उन्होंने एक बड़े जायगेंटिक बेर को सिर्फ एक एक्स से एक ही अटैक में मार दिया था, और उस वक्त वो बिल्कुल काम थे। लेकिन तभी मेन स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि तांजिरो ने अकाजा का एक बहुत ही पावरफुल अटैक डॉज किया था, और इसी के बाद उसे बस एक थोड़े से मोमेंट के लिए लगता है कि वो सी थ्रू वर्ल्ड में था। उसे अकाजा की बॉडी ऐसे नजर आ रही थी जैसे वो ट्रांसपेरेंट हो। अब जब तांजिरो सी थ्रू वर्ल्ड में था ना, तो उसकी स्पीड एक बड़े स्केल पर इंक्रीज हुई थी। वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को पढ़ पा रहा था, और अगर तांजिरो किसी तरह अकाजा की वो बैटल कंपास या फिर जो बैटल स्पिरिट जो भी है उसे ओवरकम कर लेता है या उसे बंद कर देता है तो वो अकाजा का सर काट सकता था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ग्यू अकाजा के साथ फाइट करते करते ये रियलाइज कर चुका था कि अकाजा उसकी हर अटैक का जवाब सेम एक्यूरेसी से दे रहा है, और उसे पता चलता है कि अकाजा बहुत ज्यादा टफ डीमन है जो कि गिव अप नहीं कर सकता। लेकिन तभी अकाजा ग्यू से कहता है कि लगता है तुम्हारी सारी फॉर्म्स खत्म हो चुकी हैं। मैं तो हैरान हूँ कि तुम अब तक टिके कैसे हुए हो, लेकिन अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। और तभी ही अकाजा समहाउ ग्यू की स्वॉर्ड तोड़ देता है, और अब ये ग्यू का एंड लग रहा था। लेकिन तभी ही इन एन इंस्टेंट अकाजा का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर अकाजा भी कंप्लीटली शॉक था। और तभी हम देखते हैं तांजिरो को जो कि बिल्कुल एक अलग स्टेट में था, जिसे देखकर ग्यू और अकाजा भी शॉक थे। पर अकाजा ग्यू पर केओटिक ब्लू मार्शल ग्लो से अटैक करता है, जिसे ग्यू डोज नहीं कर पाता, और अब ग्यू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन तभी अकाजा ग्यू से कहता है कि रेनगोकू की तरह मत मरो, डीमन बन जाओ। लेकिन एट द सेम टाइम अकाजा के पीछे तांजिरो खड़ा था, जिसे अकाजा नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि इस वक्त वो सी थ्रू वर्ल्ड में था और अपनी कामेस्ट पोजीशन में भी। पर ग्यू तांजिरो को देख चुका था, और वो ये भी नोटिस करता है कि तांजिरो इस वक्त ऐसे खड़ा है जैसे वो कोई प्रेजेंस ही नहीं रखता, और वो सोचता है कि अब तांजिरो के पास एक स्नीक अटैक या फिर एक स्टेल्थ अटैक करने का बहुत कीमती मौका है, और मे भी अब वो जीत सकते हैं। लेकिन तभी तांजिरो चिल्लाता है, जो कि बहुत ज्यादा डम बैग था, और अगले ही सेकंड अकाजा उस पर अटैक करता है। लेकिन तांजिरो फौरन से डॉज करता है, और इस पॉइंट पर अकाजा सोच रहा था कि मुझे तो कोई खतरा है ही नहीं, जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बैटल स्पिरिट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मेरी सेंसेस। और वो जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि तांजिरो में इस वक्त कोई बैटल स्पिरिट थी ही नहीं, बट इट वाज टू लेट। और अगले ही सेकंड तांजिरो हिनोकामी कागुरा से अकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अकाजा को, जो कि हैरान था क्योंकि उसने इतने 100 सालों में किसी भी इंसान को बिना बैटल स्पिरिट के नहीं देखा था। क्योंकि छोटे बच्चों में भी थोड़ी सी बैटल स्पिरिट तो होती है, लेकिन तांजिरो ने कुछ ही सेकंड्स में अपनी सारी स्पिरिट को डिसअपीयर कर दिया था। अकाजा को इस वक्त तांजिरो की आंखों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं, बल्कि वो स्टेट दिख रही थी जो उसने हमेशा अचीव करनी चाहिए थी, द स्टेट ऑफ एनाटा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकाजा सर कटने के बाद भी हार नहीं मान रहा था, बल्कि वो अपने सर को अपनी बॉडी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ग्यू अपने स्वॉर्ड उसके सर में मारता है, जिससे उसका सर दूर जाकर गिरता है। पर अकाजा अभी भी हार नहीं मान रहा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। पर तभी अकाजा का सर वैनिश होने लगता है, जिसे देख के तांजिरो समझ रहा था कि वो लोग जीत चुके हैं। लेकिन तभी अकाजा की बॉडी उसका डीमन आर्ट एक्टिवेट करती है, और तभी अकाजा तांजिरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजिरो डॉज करता है। पर तभी अकाजा उसे किक मारता है, जिससे तांजिरो दूर जाकर गिरता है। अब ये चीज देखते ही ग्यू समझ जाता है कि अकाजा मूव्स
मुजान की तरह अपने सर को वीक पॉइंट बनने से रोक रहा है। और तभी ग्यू आकाजा पर अटैक करता है, लेकिन आकाजा सर कटने के बाद भी बहुत ज्यादा फास्ट रीजनरेट कर रहा था। पर तभी ग्यू तांजिरो को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है कि भाई अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन तभी आकाजा को एक लड़की नजर आती है जो कि उसका नाम हाकुजी लेकर उसे रुकने को कह रही थी कि जस्ट स्टॉप नाउ, लेट इट गो। लेकिन आकाजा कहता है कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे इन सबको मारना है और मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, क्योंकि अगर मैं इन्हें ना मार पाया तो मैं अपने फादर की मेडिसिन नहीं ला पाऊंगा। और तभी हम आकाजा की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर आकाजा को कुछ लोग चोरी करने की वजह से बांध कर मार रहे थे। और तभी वो आकाजा से कहती हैं कि अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। पर आकाजा कहता है कि काट देना, मैं अगली बार पाँव से चोरी करूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि जब आकाजा घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने आकाजा की चोरी करने की आदत की वजह से सुसाइड कर लिया था। अब आकाजा ये खबर मिलने के बाद बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और वो चोरी करने के साथ साथ लोगों को मारना भी शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन उसे एक डोजो टीचर कॉल आउट करता है और उसे उसके क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन आकाजा उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो टीचर आकाजा को बड़े गंदे तरीके से मारता है। और अगले ही सीन में हम आकाजा को उसी टीचर के साथ देखते हैं जो कि उसे बताता है कि इसका नाम काइजू है, जो कि एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाता है, लेकिन उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो वो पहले आकाजा को उसकी सिक डॉटर की नर्सिंग का काम देता है। और आकाजा बोलता है कि तुम एक क्रिमिनल के साथ अपनी डॉटर को क्यों छोड़ोगे। लेकिन काइजू कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें मारा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तभी काइजू उसे अपनी डॉटर कोयोकी से मिलवाता है। कोयोकी इतनी ज्यादा बीमार थी कि उसे वॉशरूम तक ले जाने के लिए भी आकाजा की मदद पड़ती थी। लेकिन आकाजा पहले अपने फादर की नर्सिंग कर चुका था तो उसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था। देखते देखते 3 साल गुजर गए और अब कोयोकी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और आकाजा के साथ उसका बॉन्ड भी काफी गहरा हो गया था। पर तभी एक दिन काइजू आकाजा को बुलाता है और उसे अपना डोजो क्लब टेक ओवर करने के साथ साथ कोयोकी के साथ शादी करने के लिए भी बोलता है। अब ये बात सुनते ही आकाजा शॉक था, क्योंकि उसने अपना फ्यूचर कभी इमेजिन ही नहीं किया था। पर एट द सेम टाइम वो खुश भी था और इसीलिए वो अपने फादर की ग्रेव पर जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि पास वाले क्लब के लड़कों ने इनके कुएं में जहर डाल दिया था, क्योंकि वो आकाजा या काइजू को एक डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते थे। और एक बार फिर आकाजा से उसके प्यारे छिन जाते हैं। अब इस इवेंट के बाद ही आकाजा ने अकेले उस क्लब के 67 लड़कों को अपने हाथों से मारा था। और वो सीन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की एक लेडी वर्कर मेंटल हो जाती है। और इवन मुजान वहाँ पर ये समझ के आता है कि उसके किसी डीमन ने ये सब किया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब करने वाला एक बच्चा है तो उसे आकाजा में पोटेंशियल दिखता है और वो उसे डीमन बनाता है। और ये वही टाइम था जब मुजान ने 12 पावरफुल डीमंस बनाए थे, मतलब 6 लोअर मून्स और 6 अपर मून्स। और हम देखते हैं तांजिरो को, जो कि अब होश में आ चुका था और होश में आते ही वो पहला काम करता है आकाजा पर अटैक करना। और इस वक्त तक आकाजा अपना आधा सर रिजनरेट कर चुका था, लेकिन उस टाइम पर तांजिरो में कोई पोटेंशियल बाकी नहीं था तो उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड फिसल जाती है। लेकिन वो आकाजा को एक पंच जरूर मार देता है। अब इस टाइम पर आकाजा अपना डिस्ट्रक्टिव आर्ट एक्टिवेट करता है, लेकिन वो ये चीज ग्यू और तांजिरो को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को मारने के लिए करता है। लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ही रिजनरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आकाजा ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर चुका था। और तभी उसे मुजान दिखता है जो कि उसे लड़ने के लिए कहता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसे कोयोकी नजर आती है जो कि उसे रुकने के लिए कहती है। और तभी ही आकाजा की बॉडी वैनिश होने लगती है और यहाँ पर एंड होता है अपर मून 3 का। लेकिन तभी हम तांजिरो और ग्यू को देखते हैं जो कि कॉन्शियसनेस खो चुके थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है अपर मून 1 कोकोशिबो पे, जिसे पता चल चुका था कि आकाजा अब मर चुका है। और तभी हम अपर मून 2 डोमा को देखते हैं जो कि आकाजा की प्रेजेंट सेंस नहीं कर पा रहा था। ये थी डीमन स्लेयर एंड फ्रेडी कासल फुल मूवी। और अगर डोमा की बाकी की फाइट देखना चाहते हो तो वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चाहते हो कि अपर मून 1 पर वीडियो है तो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। I'll meet you in the next one. Till then, bye bye. Allah Hafiz.